नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमको ज्ञात है, हमने हाइड्रोजन और उसके यौगिकों को कंप्लीट किया था। अब हम यहां से हाइड्रोजन के बाद एस ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा चैप्टर था, यह भी छोटा चैप्टर है, कोई बहुत भारी मामला नहीं है, इजी है। और इनके क्वेश्चंस को, जैसा मैंने पहले कहा, प्रीवियस ईयर्स वालों को हम एक साथ कर लेंगे, जिसमें हम शामिल कर लेंगे हाइड्रोजन वाले को भी और एस ब्लॉक वाले को भी, क्योंकि बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। दोनों से मिलाकर लगभग एक आधा प्रश्न बनता है, तो इसीलिए हम यहां फिलहाल अपना एस ब्लॉक चालू कर रहे हैं। अब बच्चों, एस ब्लॉक में दो पार्ट होते हैं, यह हमको भली बात ज्ञात है, ठीक है ना। एस ब्लॉक में हमको अच्छे से पता है कि दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एस ब्लॉक तत्वों को हम दो पार्ट्स में कौन से बांटते हैं? सो वहां पहला पार्ट जो होता है वो क्षार धातु कहलाता है। ये कोई नई बातें नहीं है, ये हम भली बात ही जानते हैं, वही चीजें हैं। क्षार धातु कहलाता है और इसे कौन सा ग्रुप देते हैं? इसे हम फर्स्ट ए ग्रुप नाम देते हैं। और दूसरा जो है वह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। दूसरा जो है वह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है और यह क्षारीय मृदा धातु आपका सेकंड ए ग्रुप है, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक आपका एल्कली मेटल है और दूसरा आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, यानी क्षारीय मृदा धातु, और एक होता है क्षार धातु, ठीक है। सो उसमें से निश्चित तौर पर हमको दो भागों में इसको बांट करके पढ़ना होगा, एक क्षार धातु वाला पढ़ना होगा, एक क्षारीय मृदा धातु वाला पढ़ना होगा। तो उसमें पहले हम बात करेंगे क्षार धातु की। तो इसमें फर्स्ट में 6 ग्रुप रखे गए हैं, 6 तत्व रखे गए हैं, सभी को क्या आते हैं? Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, है ना, फ्रेंचियम। 6 तत्वों में से एक तत्व जो है आपका कौन सा? फ्रेंचियम वाला। वह आपका किस प्रकार का तत्व है? फ्रेंचियम जो है बच्चों, वह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव का मतलब समझते हैं, वह लगातार अपने में से ऊर्जा निष्कासित करता रहता है, उसका नाभिक स्थायी नहीं होगा, वह डीके प्रोसेस शो करता है, वह विघटित होता रहता है। इसका सीधा मतलब यही होता है कि डीके प्रोसेस यानी विघटित होते रहना, टूटते रहना। तो यहां पर क्षार धातुओं में फ्रेंचियम एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या हमको इसके अर्धायु काल को याद करने की आवश्यकता है? तो नहीं है, इसके अर्धायु काल को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमने अर्धायु काल, आपको ध्यान होगा, सिर्फ एक ही अर्धायु काल मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, वह था ट्रिटियम वाला। मजा आ जाएगा यदि आप यहां पर ट्रिटियम का अर्धायु काल हमें बता सकें। मैंने आपको बताया था कि ट्रिटियम का अर्धायु काल पूछा जा सकता है, तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं है तो फिर से एक बार देखिएगा। फिलहाल यह क्षार धातु क्यों कहलाते हैं, तो उसके लिए संदर्भित करते हैं, मतलब ऐसा कोई धुआंधार मामला नहीं है, सिंपल सी बात है कि इनके क्षार धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं। एक मान्यता कुछ पुस्तकों में ऐसी भी है कि एल्कली शब्द का अर्थ होता है पौधों की राख, प्लांट ऐश। ऐसा भी कुछ वर्णन मिलता है, हालांकि एनसीईआरटी में तो यही लिखा है जो यहां मैंने आपको बताया कि भाई इनके जो यौगिक है वो क्षारीय है, इसीलिए उनको क्षार धातु कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी बहुत आसान है, क्षारीय प्रकृति है तो क्षार धातु है। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन ऐसा भी मिलता है कि इसको इंग्लिश में एल्कली कहा जाता है, और एल्कली जो है वो प्लांट ऐश है, उसका मतलब प्लांट ऐश होता है। प्लांट ऐश मतलब पौधों की राख। तो जो आपके सोडियम है, पोटेशियम है, ये प्लांट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, आपको मालूम है, उनके लिए आवश्यक तत्वों में से है, हमारे लिए भी है, मिनरल है। तो वहां उन पौधों को जला के जो उनसे राख एकत्रित की जा रही है, उस राख के अंदर यह धातुएं पाई जाती हैं, तो इसीलिए इसको एल्कली वहां से उठाया जाता है। और क्षार धातु इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इस हिसाब से चले तो इनके हाइड्रोक्साइड खासतौर पर बहुत ही क्या है? प्रबल क्षार है। इसका अर्धायु काल 21 मिनट का है, ध्यान रख सके तो ठीक है, बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मामला नहीं है कि आपको याद रखना ही है। फिर हम आते हैं इस पर, क्या इनके खोजकर्ताओं के नाम याद रखना है? तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, याद रखने की आवश्यकता नहीं, इसको कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसको किसने खोजा। या तो आपके जस्ट देखिए, कुछ चीजें मैटर ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी बता दी जाती हैं, कुछ चीजें आपको सिर्फ इस हिसाब से बता देते हैं हम लोग कभी कभी कि भैया ठीक है, थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी। हर बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट परीक्षा उपयोगी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो यहां पर हमने ये बताया हुआ है आपको कि भैया ये जो क्षार धातु है ना, वह Li, Na, K, Rb, Cs, Fr है। किसने किसको खोजा? इसमें जो पॉपुलर नाम है ना, ये बुनसन बड़ा पॉपुलर नाम है हालांकि, और बुनसन यदि आपने सुना होगा तो बुनसन फ्लेम हम बताते हैं, ठीक है ना। मूल तो ये इनका विन्यास, जो शायद आपको पहले से ध्यान होगा कि इनका जो विन्यास होता है वह किस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद है शायद, क्यों आपको याद होना ही चाहिए,
विन्यास के बारे में तो हम काफी बातचीत पहले ही कर चुके हैं, ठीक बात है। अब ये कुछ हम इनके अयस्क देख रहे हैं। क्षार धातुएं स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगी, क्यों भाई? क्योंकि दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। ये बहुत ही भयंकर रूप से क्या है, सक्रिय हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्षार धातुएं अत्यंत सक्रिय धातुएं हैं। जैसे कभी आपने सोडियम के मजे लिए होंगे जीवन में, पानी में डालकर बिल्कुल आग पकड़ लेता है। कक्षा 11 वालों को तो यह आनंद अभी प्राप्त नहीं हो पाया, वो लैब में गई ही नहीं, क्योंकि लैब से ही एक ऐसी चीज निकली जिसमें लोगों का लैब में जाना बंद कर दिया, ठीक है। तो 11th वालों को अभी तक मौका नहीं मिला, अदरवाइज जो 12th में है और जो टारगेट में है उसने निश्चित तौर पर यह अनुभव किया होगा कि सोडियम उनको दिया जाता है, केरोसिन में रखते हैं सोडियम को, यदि याद हो तो। इतना सक्रिय है कि इनको खुले में रख भी नहीं सकते, आग पकड़ लेता है। ये वायु से क्रिया करता है, पानी से क्रिया करता है, तो उसको केरोसिन में रखना पड़ता है सोडियम को। तो सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है। एस ब्लॉक वाले बहुत सक्रिय है, तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में तो कतई नहीं मिलेंगे, यह संयुक्त अवस्था के अंदर मिलते हैं। इसी तरह से सोडियम में भी आपको इसके अयस्क बिल्कुल याद करने चाहिए। इसमें खासतौर पर चिली सॉल्ट पीटर, ये नाम है, एक ग्लोबर सॉल्ट है और एक बोरेक्स है, ये नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। निश्चित तौर पर आपको यहां पर जिनकी आवश्यकता नहीं है, सीजियम और रुबिडियम की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि अनावश्यक उससे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा ही, है ना। इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। सीजियम की और रुबिडियम के किसी भी अयस्क को आपको याद नहीं करना है। पहले ही अयस्क जो आपको दिए हुए हैं वही भारी पड़ रहे हैं आपके, मुझे मालूम है। मेटलर्जी में हमने पहले ही कुछ अयस्क बता दिए थे, ध्यान होगा, उतने आपको कर लेने। उसके अलावा जो यहां काम के हैं वो मैं रख दे रहा हूं। काम के कौन कौन से, देखिए काम के इसमें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन परीक्षा के टाइम पर ना रहे या फिर याद करते समय कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए बच्चों, ग्लोबल सॉल्ट ठीक है, कार्नेलाइट आपको पहले भी बताया जा चुका है, फेल्ड्स्पार भी आप ध्यान रख सकते हैं जो कि पोटेशियम का होता है। बाकी इसमें कुछ खास ऐसा याद आपको नहीं करना है, केवल आपको जो ध्यान रखना है वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट दी एल्कली मेटल, यानी क्षार धातुओं का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, उनको निकाला कैसे जाए, ठीक है ना। हाँ, यहां पर एक बात और, एक नाम और मैं लिखना चाहूंगा, और वह है इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर तो ऊपर हो गया, अब भारतीय भी तो जरूरी है ना लाना, तो वो होता है बेटा KNO3। इंडियन सॉल्ट पीटर, ये नाम आप जरूर याद रख लेना, जो यहां नहीं दिया है लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडियन सॉल्ट पीटर इज KNO3। इंडियन सॉल्ट पीटर जो होता है वो KNO3 होता है, ठीक है। सो क्षारीय धातुओं का निष्कर्षण करते समय हमको जो ध्यान रखनी है चीज वो ये कि जब हम चिली सॉल्ट पीटर, कुछ सीधी सी बातें हैं, इनके अयस्कों के कुछ नाम हैं, ग्लोबर लवण भी परीक्षा उपयोगी माना जाता है, अक्सर ये देखने में भी आता है, ठीक है ना। फिलहाल हम आ रहे हैं कि क्षारीय धातु के निष्कर्षण में क्या समस्याएं हैं, देखिएगा समझना। क्षार धातुओं का निष्कर्षण हम उस तरीके से या उन तरीकों से तो नहीं कर पाते, उन तरीकों से हम इसको निष्कर्षित नहीं कर पाते जिन तरीकों से हम एक नॉर्मल मेटल को कर पाते हैं। एक सामान्य धातु को हम जैसे निष्कासित कर सकते हैं ना, उस तरीके से इनको हम निष्कासित नहीं कर पाते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सामान्य रूप से कैसे करते हैं, या तो आप उनका जलीय विलयन लेते हो, जलीय विलयन लोगे, आपको मालूम है ना कि जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से क्षार धातुएं प्राप्त नहीं होती। विद्युत रसायन में विस्तृत रूप से बात की जा चुकी है, उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, विसर्जन विभव, ध्यान आया, उनको आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। जलीय विलयन से आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, एक्वस सॉल्यूशन से प्राप्त करना आसान काम नहीं है। वहां जलीय विलयन लोगे तो प्राप्त ही नहीं होगा, आसान क्या, तो यह भी कट गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, किसी अपचायक की मदद से। कैसे प्राप्त करते हो आप किसी धातु को, ऐसे ही तो प्राप्त करते हो कि कोई अपचायक डालते हैं उसके ऑक्साइड से और धातु प्राप्त हो जाती है। लेकिन बच्चों ये तो खुद बहुत बढ़िया अपचायक है, लिथियम सबसे बेहतर अपचायक माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एस ब्लॉक मेटल्स जितने भी है ना वो बहुत बढ़िया अपचायक है सारे के सारे। अब वो पहले से खुद ही इतने बढ़िया अपचायक हैं तो उसको रिड्यूस करना आसान काम नहीं है, तो इसका रिडक्शन भी नहीं आसानी से हो पा रहा, क्योंकि हमको कमर्शियली देखना होता है, हमें फायदे का सौदा देखना होता है, हमें इंडस्ट्री में यह चेक करना होता है कि भैया किधर फायदा हो रहा है किधर नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब हम सामान्य धातुओं की टेक्निक यहां
लगाने की कोशिश करते हैं तो वह सामान्य धातुओं की टेक्निक यहां ढंग से क्यों नहीं लग पा रही, उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्षारीय धातुएं प्रबल अपचायक हैं, इनको किसी और अपचायक से अपचयित करना कभी भी आसान नहीं होगा, महंगा सौदा साबित होगा यदि हो भी जाता है तो। दूसरा, जलीय विलयन से प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा, कभी कभी विस्थापन अभिक्रिया करा के प्राप्त करते हैं धातुओं को, तो डिस्प्लेसमेंट भी इनका इतना आसान नहीं है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो सामान्य विधियां इनके लिए उपयुक्त तो नहीं हो पा रही, तो फिर क्या इनका निष्कासन ही नहीं कर सकते? करते हैं, लेकिन निष्कासन की सबसे उपयुक्त विधि क्या मानी जाएगी? सबसे उपयुक्त विधि निष्कासन की मानी जाएगी कि फ्यूज्ड सॉल्ट लीजिए, गलित विलयन से प्राप्त करना आसान कार्य माना जाएगा। फ्यूज्ड से प्राप्त कर सकते हो। जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करोगे नहीं प्राप्त होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से करना चाहोगे तो भी मुश्किल है, अपचयन करना चाहोगे तो भी आसानी से इनका अपचायक मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्वयं क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद बहुत ही प्रबल अपचायक हैं, इसीलिए आसानी से यह प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऑक्साइड और उनके यौगिकों को अपचयन द्वारा निष्कासित नहीं कर सकते। उच्च विद्युत धनी होने के कारण यह संभव नहीं है कि किसी अन्य तत्व द्वारा उनके लवण विलयन से इन्हें विस्थापित किया जा सके। और साथ में हमने यह भी बताया कि हम इनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन आयन कैथोड पर जाकर विसर्जित हो जाते हैं। हां, मरकरी का कैथोड उपयोग करते हो तो प्राप्त होता है। याद कीजिएगा, हमने कहा था कि यदि जलीय NaCl में, हमने ये चीज कही थी कि यदि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन कराएं और मरकरी का कैथोड लें तो सोडियम वहां जाकर प्राप्त हो सकता है। हमने ये चीज कही थी, लेकिन फिर वो अमलगम बना देगा। अरे बच्चों याद करो, मैंने कहा था कि NaCl का जलीय विलयन लें और मरकरी का कैथोड लेना तो आपका अमलगम बन सकता है, अमलगम प्राप्त हो सकता है, सोडियम मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहां भी सोडियम नहीं मिला बल्कि अमलगम बना, और अमलगम बन गया तो निश्चित ही तौर पर अमलगम से सेपरेशन मुश्किल होगा, तो वह भी एक समस्या है। तो सबसे बढ़िया विधि क्या है? ठीक है ना, सबसे बढ़िया विधि है, इनको मुश्किल आता है, गलित लवण का विद्युत अपघटन ही सामान्यतः क्लोराइड की ही एक सफल विधि है। ठीक है ना, सामान्यतः जो क्लोराइड लेते हैं उसका विद्युत अपघटन करके इनको प्राप्त किया जा सकता है। गलित लूंगा तो मुझे कैथोड पर सोडियम मिल जाएगी, मतलब क्षार धातु मिल जाएगी। सोडियम का तात्पर्य यहां पर यह है कि मुझे जो मेटल चाहिए वो मिल जाएगा यदि मैं गलित NaCl लेता हूं तो। ठीक है, अब बात आती है एलॉय फॉर्मेशन की। तो फिलहाल क्या हमने जाना इनके बारे में, मैं फिर बोल रहा हूं, जो काम के पॉइंट है वही बता दे रहा हूं। एस ब्लॉक पढ़ना है, दो भागों में बटा हुआ है, क्षार धातु, क्षार मृदा धातु। क्षार धातु फर्स्ट ए ग्रुप है, क्षार मृदा धातु सेकंड ए ग्रुप है। क्षार धातुओं के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्षार मृदा धातुओं में दो होते हैं। संयोजी कोश की बात हो रही है, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, इतने सक्रिय हैं कि फ्री स्टेट में तो मिलते ही नहीं है, और जिस स्टेट में मिलते हैं उनसे इनको ऑब्टेन करना, उनको पाना भी आसान कार्य नहीं माना जा सकता। उनको पाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, इतना इजी नहीं है इनको ऑब्टेन करना। उसके लिए क्या क्या टेक्निक यूज में लाई जा सकती है वो बता दी, और वास्तव में क्या लाई जाती है वो बता दी। ठीक है, बाकी मिश्र धातु में कोई विशेष बात नहीं है बताने योग्य, सिर्फ इतनी सी बात है कि यह अमलगम बनाती हैं, ये रहा, और यह उष्मा क्षेपी भी होता है, और कोई विशेष बात नहीं है। स्लाइड के अंदर भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो यह चांदी जैसी श्वेत है, मृदु है। मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों है बेटा, पूछा जाए आपसे कि भैया ये सॉफ्ट क्यों है इतने, तो इनमें धात्विक बल बड़ी दुर्बल होते हैं। सॉफ्ट कौन होगा जिसमें फोर्सेस वीक होंगे, स्ट्रांग फोर्स होंगे तो सॉफ्ट कैसे हो सकता है, मजबूती से बंधा हुआ रहेगा वो तो इसमें धात्विक बंध दुर्बल होते हैं। ये सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि इसमें धात्विक बंध दुर्बल हैं। अब क्वेश्चन आप ये भी कह सकते हो कि भाई धात्विक बंध इसमें दुर्बल क्यों है, Why they have the weak metallic bonding? इसमें धात्विक बंध दुर्बल क्यों होते हैं? क्योंकि संयोजी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियस सी बात है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बनने वाला जो फोर्स है वह भी वीक होगा।
वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ धात्विक बंध की प्रबलता में वृद्धि होती है। इस तरह की कुछ बातें डी ब्लॉक के दौरान भी की गई थी। तो यह सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यदि आपने अनुभव किया होगा सोडियम को, फिर मैं आ रहा हूं सोडियम पर, तो बहुत सॉफ्ट होता है, चाकू से उसको कट किया जा सकता है। आयरन से आप कट करेंगे तो फिर चाकू कट जाएगा आपका, आयरन नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो सोडियम जो है वो बहुत ही, सोडियम एक उदाहरण मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत कॉमन है और लैब में दिखाई देता है, ठीक है। चमक होती है इसके अंदर, ये किस वजह से होती है, कभी कभी यह भी पूछ लेते हैं कि ये चांदी जैसे चमक क्यों दिखाता है, इस चमक का कारण क्या है, ये चमक किस वजह से होती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के दोलन के कारण, ओसिलेशन, दोलन, दोलन बोले तो ओसिलेशन होता है इसके अंदर, यानी कि वो एक तरह से ओसिलेट करता रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो चमक आती है उससे, है ना। दोलन यानी ओसिलेशन बोलते हैं इसको। ओसिलेशन टर्म आपका फिजिक्स में आता है, ध्यान होगा, के कारण, ओसिलेशन के कारण चमक होती है इनकी। तो यहां पर दो कारण पूछे जा सकते हैं आपसे, एक तो सॉफ्ट क्यों होते हैं, तो सॉफ्ट होने के पीछे लॉजिक क्या बताएंगे कि इनके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोश में, तो इसीलिए जो बॉन्ड बनते हैं वो बहुत ही दुर्बल बनते हैं, बहुत ही वीक बनते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरी वीक फोर्स, वीक मेटालिक फोर्स, बहुत दुर्बल मेटालिक बॉन्ड है। दूसरा, चमक किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के ओसिलेट करते रहने की वजह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, ये प्रतिचुंबकीय आयनों का निर्माण करेगा। कॉमन सेंस की बात है, प्रतिचुंबकीय आयन ही बनाएगा, चुंबकीय तो कैसे होंगे, वो रंगहीन होंगे, कैसे होंगे। जैसे मैं कहूं Na+ है, क्या Na+ के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2 2s2 2p6, इसमें क्या नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यह रंगहीन भी होगा और प्रतिचुंबकीय भी होगा। तो कोई डाउट नहीं है कि प्रतिचुंबकीय भी है और रंगहीन भी है, यानी कलरलेस भी है और डायमैग्नेटिक भी है, ठीक है। तो क्या प्रश्न आ सकता है, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि एस ब्लॉक तत्वों के बारे में सत्य असत्य क्या है। अरे भैया, एस ब्लॉक में कोई सवाल तो बनने से रहा, क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले आएंगे, वही स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके सामने चीजें लेकर आए हैं और उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसी चीज को मैं अपनी सुंदर राइटिंग में लिखूं तो उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे टाइम ही वेस्ट होगा हमारा, ठीक है। राइटिंग हमारी इससे भी ज्यादा बेहतर है, वो एक अलग मैटर है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी वही चीज तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना वापिस से, फैक्ट बेस्ड ही चलेगा यह चैप्टर। तो सवाल थोड़ी ना आ सकते हैं इसके अंदर कि भैया एस ब्लॉक है, इतना बताइए उसका क्या वैल्यू होगी। आपको कहेंगे इसमें से क्या सही है या गलत है कथन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चों, स्टेटमेंट आधारित प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न आ गया, क्या इनके आयन रंगहीन होते हैं, बताइए सही है कि गलत है। सही है। क्यों रंगहीन होते हैं, क्योंकि उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डायमैग्नेटिक होते हैं, बिल्कुल होंगे। फिर यहां हम बात करते हैं आगे परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या की, तो इसमें बिल्कुल रेगुलरिटी है, कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या क्या होता है रेगुलर ट्रेंड, क्या होता है रेगुलर ट्रेंड, ये कहता है कि जब आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ता है। एक वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो आकार में वृद्धि होती है, ये है रेगुलर ट्रेंड। और ईश्वर की कृपा से यहां बिल्कुल ऐसा ही होता है, आकार बढ़ता चला जाता है। हमको मालूम है कोश की संख्या में वृद्धि होने के कारण आकार बढ़ता है, इसका असर आयनिक त्रिज्या पे पड़ेगा, इसका असर घनत्व पर पड़ेगा। जो बातें हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर चुके हैं, लगभग आज की क्लास में जो भी बातें बोली जा रही हैं वह ऑलरेडी आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाई दे चुकी हैं, कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है। देखिए, यह सीधी बात है कि यहां पर आकार आप देख पा रहे होंगे कि बेहद रेगुलर आकार है। फ्रेंशियम के लिए आयनिक त्रिज्या लिखी नहीं, इस तरह के यौगिक वो बनाता भी नहीं, इसलिए लिखा भी नहीं। क्या होगा जब आप लिथियम से लेकर और फ्रेंशियम तक जाएंगे तो आकार में वृद्धि होगी, किसकी वजह से, कोश की, साधारण भाषा में बात करूं तो कोश की संख्या में वृद्धि के कारण, कोश की संख्या में वृद्धि के कारण आकार में वृद्धि होती है।
कोश की संख्या में वृद्धि होने की वजह से आकार में वृद्धि होती है। साइज किस वजह से बढ़ता है? क्योंकि कोश की संख्या में वृद्धि होती है। कोई नई बात है ऐसा नहीं है, सिंपल फैक्ट है, रेगुलरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलरिटी है। और आप देखेंगे यहां बड़ा डिफरेंस भी थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इस फैक्ट का हम आगे इस्तेमाल भी करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा अंतर दिख रहा है, फ्रेंडशिप में भी दिख रहा है, लेकिन वो तो रेडियो एक्टिव है, उसके तत्वों की तो उसके गुणों के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। भैया रेडियो एक्टिव तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो फिर हमारा अध्ययन करवाना पड़ जाएगा, इसलिए अधिक इनके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाती है। क्योंकि कोई रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में डिटेल स्टडी करने जाएगा तो उसका एक्सपोजर उसका रेडियो एक्टिविटी से होना तय है, और रेडियो एक्टिविटी के चपेटे में आ गए तो फिर आपको मालूम है कि जिन्होंने इस रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया उनकी भी मृत्यु इसी कारण से हुई, रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही। तो ये कोई जो है वो आसान कार्य तो है नहीं, तो इतना रिस्क कौन लेगा मेरे भाई। तो इसीलिए यहां पर स्पष्ट रूप से कि जब हम देख रहे हैं ऊर्जा कोश के योग में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जैसे जैसे कोश की संख्या में वृद्धि होती होगी वैसे वैसे आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। सो Li से Fr तक जाने पर आकार में वृद्धि होती है। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व में दो बातें आपको जाननी है। घनत्व में दो बातें आपके जानने योग्य हैं, वो मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए, समझिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात जो काम की है कि इनका घनत्व बाकी वर्गों से कम होता है, क्योंकि इनका धात्विक बंध जो है ना वो दुर्बल है। ठीक है, एक तो ये बात है कि इनका जो घनत्व है वो कम है, दूसरों से कम है, आकार बड़ा है इनका। दूसरी बात, जब आप लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं, इन जनरल साधारणतया लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि हो रही है। एक अपवाद है सिर्फ पोटेशियम वाला, के अलावा। के नहीं होता, पोटेशियम ऐसा नहीं होता, उसकी बात अलग से करेंगे। अब घनत्व में वृद्धि क्यों हो रही है? घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है मेरे भाई। जब मैं वर्ग में नीचे जाऊंगा तो मास भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि द्रव्यमान कम हो रहा है या बराबर रह रहा है। द्रव्यमान भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन द्रव्यमान अपेक्षाकृत अधिक बढ़ता है वॉल्यूम की तुलना में, यानी मास में अधिक वृद्धि होती है, तभी घनत्व बढ़ेगा, तभी डेंसिटी बढ़ने वाली है। मास में अधिक वृद्धि होती है, द्रव्यमान में अधिक वृद्धि होती है, तभी घनत्व में अधिक वृद्धि होगी। जब द्रव्यमान में अधिक वृद्धि होगी तभी घनत्व में अधिक वृद्धि होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यह रेशो है मास अपॉन वॉल्यूम का। तो प्रश्न आए कि भैया क्या होता है जब आप वर्ग में नीचे जा रहे हैं, एल्कली मेटल के लिए, क्षार धातुओं के लिए घनत्व बढ़ रहा है। घनत्व क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि द्रव्यमान अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ रहा है आयतन की तुलना में, इसलिए घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ एक यह पॉइंट आपको, ये स्टार है बिल्कुल, है ना, ये अलग से प्रश्न आता है कि आकार बहुत ज्यादा बदल जाता है जब आप पोटेशियम से सोडियम में जाते हो, तो सोडियम से पोटेशियम में जाते हो, इसीलिए यहां घनत्व में कमी दर्ज हो रही है। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण पता चली हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, नो डाउट। दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट कि घनत्व बढ़ता है कि कम होता है। द फर्स्ट थिंग इज कि डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीजेस और डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीजेस। तो फर्स्ट थिंग इज कि डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीजेस। किस लिए बढ़ता है उसका कारण हमने समझा दिया। लेकिन दूसरा प्रश्न आता है कि क्या ऐसा रेगुलरली हो रहा है? तो नहीं, इसका भी हमारे पास यहां अपवाद देखने में आ रहा है, और वह अपवाद देख रहे हैं किसके रूप में? पोटेशियम के रूप में, जहां घनत्व में अपेक्षाकृत क्या आ गई है? कमी आ गई है, बहुत एबनॉर्मली। देखिए, ये रेशो है मास अपॉन वॉल्यूम का, सीधी बात है। मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। नॉर्मली तो मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम उतना बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन सोडियम पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं हुआ है। वहां द्रव्यमान की तुलना में कौन ज्यादा बढ़ गया? आयतन बढ़ गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि सोडियम के कंपेयर में जो पोटेशियम है उसके डेंसिटी में क्या आ गई है? कमी आ गई है, क्योंकि सोडियम के कंपेयर में जो पोटेशियम है उसका आकार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मास उस रेशो में बढ़ नहीं पाया, साइज उतना नहीं बढ़ पाया, मास उतना नहीं बढ़ा, साइज ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए डेंसिटी में कमी आ गई। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है,
ठीक है, जो भी काम के पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। ठोस अवस्था में ये कौन से बनाते हैं, तो ये बीसीसी बनाते हैं। एक सिंपल सा फैक्ट है ये कि ये बीसीसी जालक बनाते हैं आमतौर पर। गलनांक क्वथनांक, फिर वही बात, इनके गलनांक क्वथनांक दूसरे ग्रुप के तत्वों की तुलना में क्यों कम होते हैं, ठीक है ना। गलनांक क्वथनांक कम क्यों होते हैं, फिर वही बात आएगी कि गलनांक क्वथनांक कम क्यों है, दुर्बल धात्विक बंध के कारण इनके गलनांक क्वथनांक काफी कम है। आप जानते हैं कि लोहे जैसे, टंगस्टन जैसे धातुओं से मैं तुलना करूं तो इनके गलनांक क्वथनांक अत्यंत कम है, बहुत छोटे हैं। लगभग 100 डिग्री के अंदर अंदर इसके गलनांक क्वथनांक आप देख पा रहे हैं। सारे 100 डिग्री के अंदर अंदर गलनांक, क्वथनांक नहीं, 100 डिग्री के अंदर अंदर सब गल जाते हैं ये। इसका मतलब इनके गलनांक बहुत ही कम है। गलनांक कम किस लिए है भैया, दुर्बल धात्विक बंधों के कारण। साथ में एक बात ऑब्जर्व होगी कि यहां पर गलनांक में कमी आती जा रही है, लगातार अनवरत रूप से कमी आती जा रही है, लगातार कमी, गलनांक में कमी आती जा रही है। और वो किस वजह से हो रहा है, सिंपल सी बात है, साइज बढ़ रहा है। देखिए ये तो मेटेलिक क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, ये तो मेटेलिक क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो धात्विक बंधों की प्रबलता और कम होती जा रही है। धात्विक बंधों की, देखिए साइज बढ़ेगा एटम का तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, तो धात्विक बंधों की प्रबलता और कम होती जाएगी, तो गलनांक में और कमी आती जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर लिथियम से लेकर के नीचे तक जाएं, जब आप लिथियम से लेकर के सीजियम तक जाने पर क्या है, आकार में वृद्धि के साथ स्पष्ट है कि यहां साइज बढ़ रहा है, हमको मालूम ही है वो बात। तो आकार में वृद्धि के साथ क्या हो रहा है, धात्विक बंध प्रबलता में कमी आ रही है। धात्विक बंध प्रबलता में कमी आ रही है। लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर आकार में वृद्धि के साथ धात्विक बंध प्रबलता में कमी आती जा रही है, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ में कमी आती जा रही है। ठीक है, यही बात यहां पर कहां है, इन परमाणु की जालक ऊर्जा कम होती जाती है, नीचे जाने पर गलनांक, जालक ऊर्जा यहां पर सीधे सीधे माना जाए कि एक तरह से कितना क्रिस्टल में वो फिट हो पा रहे हैं। गलनांक कम हो जाता है। इसको इस सरल भाषा में बताया कि आकार में वृद्धि के साथ धात्विक बंध प्रबलता में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और कमी आ रही है तो फिर गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, कम ही होते जाएंगे। ठीक है ना, गलनांक क्वथनांक के मान घटते जाएंगे, क्योंकि हमेशा से हमने ये बात पढ़ा है कि निश्चित तौर पर जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती है, हम हमेशा से ये बात जानते हैं कि जालक ऊर्जा के मान में कमी आती जाती है, तो इनके गलनांक क्वथनांक भी कम होते जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, सिंपल सी बात है। दो बातें महत्वपूर्ण है इस स्लाइड पर, हमने क्या बात काम की जानी। पहली बात, इनके गलनांक क्वथनांक होते हैं कम, किनसे, बाकी वर्गों के धातुओं से गलनांक क्वथनांक इनके निश्चित तौर पर कम होते हैं। दे आर शोइंग लोअर, दे आर हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक क्वथनांक इनके कम होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यह कमी आती ही जा रही है जब आप लिथियम से सीजियम की ओर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर यह कमी बढ़ती ही चली जा रही है, कम ही होते जा रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, आकार बढ़ने के साथ साथ धात्विक बंध की प्रबलता में कमी आती जाती है और गलनांक और क्वथनांक दोनों ही घटते जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अब बात आती है आयनन ऊर्जा की और धन विद्युतीय गुणों की। तो यह भी बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि आज की क्लास में लगभग सारी बातें वही हैं जो ऑलरेडी आपको पहले ही से पहुंचाई जा चुकी हैं, पहले से आपको बताई जा चुकी हैं। जैसे कि लिथियम से लेकर सीजियम तक यदि मैं बात करूं तो आयनन ऊर्जा रेगुलरली कम हो रही है। आप देखेंगे कि लगातार घटती जा रही है। क्यों ऐसा होता है, हमको मालूम है कि डाउन इन ग्रुप जाने पर आकार में वृद्धि के साथ कम होती है। क्या एक सिंगल लाइन कैरेक्टरिस्टिक में बात करूं, आयनन ऊर्जा के बारे में एक सिंगल लाइन अभिलक्षण बताऊं तो क्षार धातुओं का अभिलक्षण है, क्षार धातुओं की खासियत है या क्षार धातुओं की पहचान है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्या पहचान है क्षार धातुओं की मेरे भाई? पहचान है, प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम, प्रथम आयनन ऊर्जा बेहद कम होती है, जबकि द्वितीय आयनन ऊर्जा उच्चतम होती है। यह इनकी पहचान मानी जाती है। किसी भी वर्ग में यह इनकी पहचान मानी जाती है कि पहली आयनन ऊर्जा तो बहुत ही कम होगी,
लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। इस बारे में भी हमने, जैसा आपको ध्यान होगा, हमने विस्तृत रूप से बात की थी पीरियोडिक टेबल के टाइम पर कि Li+ की आयनन ऊर्जा Ne+ से भी ज्यादा है, यानी लिथियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इनर्ट गैस की तुलना में भी कठिन है। अब ऐसा क्यों है? तो उसका कारण स्पष्ट रूप से यह है कि वहां पर उसका विन्यास अष्टक क्या आ रहा है, कंप्लीट वाला आ रहा है। सीधी बात है, क्योंकि विन्यास पूरा है, अंदर से इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोशों से निकालना है, तो निश्चित तौर पर मुश्किल ही होगा। यहां ह्यूज डिफरेंस बोला गया है, बहुत भारी अंतर बोला गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये Li+ है। अब यहां से निष्कासन है, तो ऑब्वियस बात है बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। फर्स्ट और सेकंड में आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू कितनी छोटी और ये वैल्यू कितनी ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि निश्चित तौर पर हमको इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालना होता है, पूर्ण भरित स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा विन्यास आता है, स्थायी विन्यास आ जाता है। ये तो सब जानते हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल में कर चुके हैं बातें भैया, नया तो है नहीं। पीरियोडिक टेबल में इस बारे में विस्तार से बात हो चुकी है। पिछले पढ़ाई का उपयोग करेंगे तभी तो विज्ञान के विद्यार्थी कहलाएंगे ना, भूलना थोड़ी ना मेरे भाई उसको, ऐसे कैसे। आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होगा उतनी अधिक इलेक्ट्रॉन खोने की आदत होगी, उतना ही धन विद्युतीय गुण निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लिथियम से, यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि लिथियम से सीजियम तक धन विद्युतीय गुण यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, और यही कारण है कि सीजियम और पोटेशियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। यदि आपको ध्यान हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता था कि भैया ऐसी धातु जिसकी आयनन ऊर्जा बहुत ही कम हो, यदि आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही कम हो, तो उस पर तो इतना कम आयनन ऊर्जा है कि यदि आपका लाइट भी गिरती है ना, एक सनलाइट भी गिरती है ना, तो भी वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन सी धातुएं दिखा पाती हैं? जिनकी सतह पर प्रकाश गिरे, मतलब सिंपल सनलाइट गिरे और उनसे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होने लग जाए, बाहर आने लग जाए, वही इस प्रभाव को दिखाती है। ऐसा कौन सी धातु कर पाएगी? ऐसा केवल वही धातु करेगी जिसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही कम हो। आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम किसके लिए होता है? सीजियम के लिए होता है, और यही कारण है कि जो सीजियम है बेटा, वह आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी प्रकाश विद्युत सेल में इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, सिंपल चीजें ये तो सारी। ऑक्सीकरण अंक नो डाउट +1 है। आयनिक ऊर्जा का मान बहुत कम है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन सभी निकालते हैं, सब एकल संयोजी है, आयनिक यौगिक बनाती है। हालांकि यहां पर एक अपवाद आता है, लिथियम के लवण जो होते हैं वो सहसंयोजी होते हैं, और ऐसा किस वजह से होता है? कम छोटे आकार के कारण, Li+ के छोटे आकार के कारण, या यूं मान लीजिए कि लिथियम के Li के छोटे आकार के कारण, क्योंकि इसका आकार कम होता है, तो फजान्स लॉ आपको ध्यान होगा। फजान्स लॉ ये कहता है कि छोटे आकार का धनायन बहुत ज्यादा ध्रुवण उत्पन्न करता है, तो क्योंकि वह ध्रुवण उत्पन्न करेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यौगिक जो आयनिक होना चाहिए था उसमें सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। इसमें इतने ज्यादा सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न होते हैं कि आपका यौगिक ही कैसा हो जाता है? सहसंयोजक हो जाता है। तो लिथियम के जो यौगिक हैं वह उसके छोटे आकार की वजह से सहसंयोजक होते हैं, अदरवाइज ये सारे के सारे आयनिक ही हैं। ठीक है, बाकी वही सिंपल बातें हमने यहां लिखी हैं कि M+ से इलेक्ट्रॉन निकालना बेहद मुश्किल है। आप जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं, बाकी पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, पूरा नोट्स आपको तैयार करना ही है, और चाहे तो उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। जो काम काम का पॉइंट है मैं वैसे भी अंडरलाइन कर रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। वही बातें वापिस आ रही हैं कि भैया M+ जो है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए यह प्रतिचुंबकीय है और रंगहीन है। रंगीन ऋणायन होने पर कलरफुल हो सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट कलरफुल है, लेकिन उसमें योगदान पोटेशियम का नहीं है बल्कि डाइक्रोमेट आयन का है। पोटेशियम परमैंगनेट भी कलरफुल है। इनके कलर के बारे में तो बहुत चर्चाएं पहले भी की जा चुकी हैं, बहुत ही रंगीन किस्म के यौगिक हैं ये। तो पोटेशियम परमैंगनेट भी कलरफुल है, लेकिन योगदान पोटेशियम का नहीं है। योगदान किसका है? ऋणायन का। क्या आप इस समय यहां कमेंट कर सकेंगे कि यह जो योगदान है वह किस रूप में होता है? यानी मैं सिंपल भाषा में कहूं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के कलर के लिए उत्तरदायी कौन होता है?
what is the responsible or which one is the responsible for the color of these compounds? इन यौगिकों के कलर के लिए उत्तरदायी कौन होता है? बताइए हमें, इनके रंग के लिए, इनके कलर के लिए कौन उत्तरदायी होता है? याद आता होगा बेटा, याद आना ही चाहिए। इनका कलर किसकी वजह से होता है? थोड़ा सा ध्यान दिला दूं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के कारण। दे आर शोइंग कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। सीटीएस कहते हैं इसको, सीटीएस कहते हैं भैया मेरे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के कारण। ठीक है, अब बात आती है जल योजन की। जल योजन निश्चित तौर पर इनमें होगा ही, यह इसकी परिभाषा है। 1 मोल में जल द्वारा उसको घोला जाता है, इस प्रक्रम को हम जल योजन कहते हैं। इस बारे में भी पहले चर्चाएं की जा चुकी हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। देखिए, Li+ का आकार छोटा है यूं तो, पर वो बहुत ज्यादा जल योजित होता है छोटे आकार के कारण। क्या होता है? Li+ के छोटे आकार के कारण, यह चर्चा भी पहले की जा चुकी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दौरान, ध्यान हो तो Li+ के छोटे आकार के कारण उसका आवेश घनत्व ज्यादा हो जाता है। छोटा तो साइज है, लेकिन उसके कारण से आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, वह उच्च हो जाता है। आवेश घनत्व उच्च होता है, और आवेश घनत्व उच्च होता है तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं, अतः वह जल के अणुओं को, जल को अधिक आकर्षित कर पाता है। उसके मॉलिक्यूल जो खुद भी ध्रुवीय हैं, उनको भी वह अधिक आकर्षित करता है। सुनिएगा क्या कहानी है भाई, कि Li+ का साइज सबसे छोटा है यूं तो। अभी तो बताया था मेरे भाई कि लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर आकार में वृद्धि होती है, कोई नई बात तो है नहीं। Li+ का आकार यूं तो सबसे कम है, सबसे छोटा आकार है, और जब सबसे छोटा आकार है तो वह आवेश घनत्व उसका हाई हो जाता है, चार्ज डेंसिटी उसकी हाई हो जाती है। वो जल के ज्यादा अणुओं को अपनी ओर खींच पाता है, और जब वो जल के अधिक अणुओं को अपनी ओर खींचेगा तो उसका जल योजन ज्यादा होगा। जल योजन ज्यादा होगा तो उसके जल योजित आयन का आकार बढ़ जाएगा। यानी Li+ यूं तो सबसे छोटा है, Li+ यूं तो सबसे छोटा है, लेकिन 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 वह जल योजित रूप में बहुत बड़ा हो जाता है। और जल योजित रूप में क्योंकि वह बहुत बड़ा हो गया तो फिर उसकी चालक शक्ति, चालक शक्ति का मतलब है बेटा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस कम हो जाती है, कम कंडक्टिविटी शो करता है। आयनों की गति के कारण होती है चालकता, आयनों की गति की वजह से कंडक्टेंस शो की जाती है। आयनों की गति ही नहीं हो पाएगी तो कंडक्टेंस कहां से हो पाएगी? तो इनकी गति जो है ना वह धीमे होगी। जिस आयन का आकार छोटा है, सुनिएगा फिर से ध्यान से, कहानी यूं है कि जिस आयन का आकार छोटा है वो अधिक मात्रा में जलयोजित होता है, और क्योंकि वो अधिक मात्रा में जलयोजित हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसके जलयोजित आयन का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी गति कम हो जाती है, वह धीमे गति कर पाता है। इसीलिए कंडक्टिविटी का यह ऑर्डर है। तो Li+ सबसे छोटा, लेकिन जल योजित रूप में, यह ध्यान रखना ये सब एक्वस हैं, यह एक्वस की बात हो रही है, तो एक्वस रूप में यह बड़ा हो जाएगा तो चालकता कम होगी। ठीक है, क्या बात जानी? जल योजन ऊर्जा के बारे में हमने जाना, और यह बहुत उपयोगी प्रश्न भी है, यह स्टार क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई दफा यह दिखाई देता है, अलग अलग चैप्टर में भी दिखाई देता है। समझे होंगे क्या कहा? Li+ का आकार सबसे छोटा होता है, इसीलिए वो जल के अधिक अणुओं से घिर जाता है, और क्योंकि वो जल के अधिक अणुओं से घिर चुका है तो ऐसी सूरत के अंदर उसके जलयोजित आयन का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती। ठीक है ना, उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती या उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ऋण विद्युतता, धन विद्युतता, बहुत सिंपल सी बात है। धन विद्युतीय गुण कहां से कहां बढ़ेगा? लिथियम से सीजियम की ओर, तो विद्युत ऋणता तो इधर से इधर कम होती जाएगी ना, वह आप ये देख पा रहे हैं कि विद्युत ऋणता के मान में कमी आती जा रही है। कॉमन सेंस, यह तो कॉमन सेंस की बात है
कि जैसे 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 विद्युत धनीय गुण बढ़ेगा, धन विद्युतता, विद्युतता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। धन विद्युतीय गुण, धन विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है, धन विद्युतता का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो नो डाउट इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होती होगी। यह एक सामान्य घटना है, विशिष्ट ऊष्मा कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एक ऑर्डर याद रखा जा सकता है कि यह भी कम होती जा रही है, बाकी ऐसा कोई पूछने योग्य प्रश्न नहीं है। यानी स्लाइड पर जो बात जाननी है वह बेहद साथ, क्या हमको इनके ये मान याद करने हैं, कतई याद नहीं करने हैं, कोई मान याद नहीं करना है, जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा। लगभग कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी है। फिर यहां क्यों लिखी है, और तो प्रभु पता कैसे चलेगा कि वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, इसलिए वैल्यू लिख दी है। ठीक बात है भाई, वैल्यू देख करके तो पता चलेगा ना कि वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। यूं तो लॉजिकल है, ये चीजें सारी की सारी लॉजिकल है। और अच्छी बात यह कि एस ब्लॉक में अपवाद नहीं है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक सब अपवादों से भरे पड़े हैं। एस ब्लॉक बेचारे जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पालन करते हैं नियमों का कि आकार बढ़ना चाहिए तो बढ़ता है, घनत्व तो बढ़ना चाहिए तो बढ़ता है, आयनिक ऊर्जा कम होती है तो कम होती है। एक जगह अपवाद आया सिर्फ सोडियम पोटेशियम वाला, बाकी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, सीधे सट केस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चालक शक्ति हमने बता ही दिया है। अब बात आती है मानक ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव की। यह थोड़ा सा मामला आपको समझना पड़ेगा, हालांकि इसका विस्तृत अध्ययन कराया जा चुका है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार यहां समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो बच्चों, समझना, एसओपी समझते हो ना, मानक ऑक्सीकरण विभव के निर्धारण में निम्न पद या निम्न ऊर्जाएं सम्मिलित होती हैं। कि भैया किसी का एसओपी ज्यादा होगा कि कम, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपको एसओपी की मान मिल गया, इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एसओपी देन देयर इज नो इश्यू। लेकिन वो मान कैसे आए, उन मानों को डिसाइड कैसे किया, किसी का एसओपी ज्यादा होगा कि कम होगा वो कैसे पता चलेगा, उसका निर्धारण करने के लिए कुछ ऊर्जाओं के मान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कुछ ऊर्जाओं के मान की जानकारी होनी चाहिए। उन ऊर्जाओं के मान की सहायता से हम बता पाएंगे कि प्रोसेस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। जैसे मैं लिथियम की बात करूं, बेटा लिथियम जो है ना, मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि लिथियम से यह बन जाए, इसी से संबंधित है एसओपी। मानते हो इस बात को, इसी से संबंधित है एसओपी, मानक ऑक्सीकरण विभव, जिससे एसआरपी अपने आप निकल जाएगा साइन चेंज करके। मानक ऑक्सीकरण विभव का निर्धारण इस प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और इसमें कौन कौन से पद सम्मिलित हैं, तो देखिएगा, पहले तो मुझे लिथियम सॉलिड को लिथियम गैस में बदलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गैस में ही इलेक्ट्रॉन का निकलना और जुड़ना होता है। तो यहां पर इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन। We call it as delta H sublimation। उम्मीद है जानते हैं, इसका मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक मान है, वो चर्चा करेंगे अभी। फिर बात आती है कि इससे Li प्लस गैस में बदला जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। और फिर यह जल जब इसके अंदर मिलाया जाता है तो यह Li प्लस एक्वस में बदल जाता है, और यहां जो ऊर्जा का परिवर्तन है बच्चों, उसे डेल्टा H क्या कहा जाता है, जल योजन कहा जाता है। ये तीन पद सम्मिलित हैं। यदि मैं इन तीनों पदों को जोड़ दूंगा ना तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जो मुझे ऊपर दिया हुआ है, मतलब जो मेन रिएक्शन है ना वह मुझे मिल जाएगी। यदि मैं इन तीन पदों को परस्पर जोड़ दूं, यदि मैं इन तीन पदों को परस्पर जोड़ दूं तो मुझे वापस से वही रिएक्शन मिल जाएगी जो कि ऊपर लिखी हुई है। फाइनली आई विल गेट द सेम, मुझे फाइनली वही रिएक्शन मिल जाएगी। अब देखें कि यहां क्या चाहते हैं हम, कि यहां जो टोटल डेल्टा एच है इस प्रोसेस का, वह डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं ना इसको, सब्लिमेशन। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं कि सब्लिमेशन। ठीक है,
सब्लिमेशन, प्लस आयनन ऊर्जा, प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी कि जल योजन। अब बच्चों क्या होता है, सिंपल बात है कि ये डेल्टा एच जितना नेगेटिव होगा, अधिक ऋणात्मक होगा। यदि ये अधिक ऋणात्मक होए, यदि ये अधिक नेगेटिव है, प्रक्रम आसानी से होता है। मानते हो इस बात को? तो कुल ऊष्मा परिवर्तन जिसमें पॉजिटिव हो गया वो तो प्रोसेस होगा ही नहीं, वो तो ऊष्माशोषी हो गया, उसके लिए तो ही मेहनत करनी पड़ेगी। सो डेल्टा एच जितना नेगेटिव होगा ना, जितना भी नेगेटिव होगा, कभी कभी नेगेटिव होना भी अच्छा हो गया है भैया, तो अधिक ऋणात्मक होने पर प्रक्रम आसानी से होगा। सीधी बात यह है कि यह जितना नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा आसानी से यह प्रोसेस होगा। अब कौन सा मान क्या होता है, देखिए डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन कहेंगे, किसी के ऊर्ध्वपातन करने के लिए तो प्रक्रम ऊष्माशोषी होगा। आयनन ऊर्जा सदैव वह भी पॉजिटिव होगी, यानी कि यह भी ऊष्माशोषी होगा। तो भाई नेगेटिव होने की जिम्मेदारी तो किस पर आ गई है? पूरी तरह से जल योजन वाले पर। यह ऋणात्मक है। अतः डेल्टा एच जल योजन का मान अधिक ऋणात्मक होने पर, अधिक ऋणात्मक होने पर, अधिक ऋणात्मक होने पर एसओपी के भी अधिक होने की, एसओपी के उच्च होने की, उच्च धनात्मक होने की संभावना बढ़ जाती है। संभावना होगी, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि जिसके लिए डेल्टा एच हाइड्रेशन का मान उच्च हो, उसके लिए यह एसओपी का मान भी उच्च हो। क्या यहां तक आप बात समझे हैं? मैंने क्या कहना चाहे मैं फिर बोल दे रहा हूं बच्चों। What is all I have tried to explain? मैंने अभी तक यहां क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझिए बात को। हमने ये कहा कि एसओपी के निर्धारण में निम्न ऊर्जा यानी कि कौन कौन से प्रक्रम शामिल हैं वो हमने बताए। एसओपी के निर्धारण में कौन कौन से प्रक्रम शामिल है वो हमने बताए, ठीक है ना। उसके लिए मैंने प्रोसेस आपको समझाई। यहां पर ऊर्ध्वपातन शामिल है, आयनन ऊर्जा शामिल है, जल योजन भी शामिल है, ठीक है ना। ये प्रोसेस हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। जितना मान इसका नेगेटिव होगा ना, जितना भी इसका मान जो है नेगेटिव होगा ना, उतना ही संभावना बढ़ती जाएगी इस प्रोसेस के होने की। इस प्रक्रम के होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक होगी जितना यह वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी कि इसका उच्च ऋणात्मक मान आसानी से होने को दर्शाएगा। प्रक्रम के आसानी से होने को कौन दर्शाएगा? इसका हाईली नेगेटिव वैल्यू, इसका उच्च ऋणात्मक मान प्रेरित करेगा कि यह प्रोसेस आसानी से हो जाए। बात समझ रहे हैं? उच्च ऋणात्मक मान प्रोसेस के आसानी से होने को दर्शाएगा। सो हम चाहते हैं कि यहां डेल्टा एच का मान क्या हो? ज्यादा नेगेटिव हो। और उस नेगेटिव को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डेल्टा एच जलयोजन की होगी। अब होता क्या है? अब होता यह है कि Li प्लस के छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण बाकी ऊर्जाएं भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी भी रेस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन नेगेटिव जो है वो डेल्टा एच जलयोजन है, तो उस पर ज्यादा भार आ रहा है, ठीक है ना। सो डेल्टा एच जलयोजन इसका बहुत ज्यादा है। अभी हमने इस बारे में पढ़ा कि इसका जल योजन अधिक होता है, और जल योजन अधिक होता है, अतः डेल्टा एच जल योजन, हाइड्रेशन जल योजन भी उच्च ऋणात्मक होती है। तो इसका एसओपी ज्यादा हो जाता है, और एसओपी ज्यादा हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया क्या होता है? अपचायक का कार्य करेगा। ये हम जानते हैं कि अपचायक क्षमता एसओपी के समानुपाती होती है। क्यों भाई? सुनो, एसओपी का मान उच्च है, इसका मतलब क्या? एसओपी का मान उच्च है, इसका मतलब आसानी से खुद ऑक्सीकृत होगी, और आसानी से खुद ऑक्सीकृत होगी तो दूसरों का आसानी से अपचयन करेगी। तो लिथियम बढ़िया अपचायक क्यों है, उसका सारा वर्णन यहां पर आपके सामने है। सिंगल लाइन में बात करूं तो क्यों है, सुनिए। लिथियम का आकार छोटा होने की वजह से
उसका जल योजन बहुत उच्च होता है। जल योजन उच्च होने की वजह से उसकी जल योजन जो ऊर्जा है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है, और उसके बहुत नेगेटिव होने की वजह से, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव है, तो जो एसओपी का मान आता है वह काफी अच्छा या बेहतरीन होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो Li से Li+ में बदलना चाहता है, और एसओपी का मान हाई होने की वजह से वह स्वयं आसानी से ऑक्सीकृत होगा और दूसरों का वह स्वयं आसानी से ऑक्सीकृत होगा और दूसरों का आसानी से क्या करेगा, अपचयन करेगा। और वो क्योंकि दूसरों का आसानी से अपचयन कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वह एक बेहतर अपचायक होगा। यही सारा वर्णन हमने किया और यही सारा वर्णन यहां आपको देखने में मिल रहा है, ठीक है ना। इसको हम प्लस ही कर दे रहे हैं क्योंकि यहां नेगेटिव लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है। आप इसको प्लस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू अपने आप में नेगेटिव है तो वो फाइनल आंसर अपने आप आ जाएगा। ये हमने लिथियम और सोडियम के लिए देखिए, ये रहा ऊर्ध्वपातन वाला, ये आपके आयनाइजेशन एनर्जी, ये जलयोजन की ऊष्मा, इन तीनों को मिलाएंगे तो डेल्टा एच का मान आएगा। जितना नेगेटिव आएगा उतना प्रोसेस आसानी से होगा। यही इतनी देर से हमने एक्सप्लेन किया है कि यह जितना नेगेटिव होगा ना, ये जलयोजन ऊर्जा का मान जितना भी नेगेटिव होगा उतना ही बेहतर रहेगा, उतना ही प्रोसेस के लिए बेहतर माना जाएगा। मोर नेगेटिव वैल्यू शोज इट कैन इजीली ऑक्सीडाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। सीधी बात है, एक लाइन लिखी हुई है, जलीय माध्यम में Li की अधिकतम अपचयित प्रकृति Li+ की अधिकतम जल योजन ऊर्जा के कारण होती है, क्योंकि इसकी जल योजन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जल योजन ऊर्जा बहुत अधिक है। जल योजन ऊर्जा बहुत अधिक होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। फिर इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम भी आता है। फ्लेम कलर क्या होता है, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, सुनिएगा। और ये लैब में हम लोग करते हैं, धातुओं को पहचान करने के काम में भी आता है। एक फ्लेम में इन धातुओं को जलाते हैं, जब उस ज्वाला में इसको ज्वाला परीक्षण बोलते हैं बच्चों। ये कहलाता है बेटा, इसको मैं ज्वाला परीक्षण कह सकता हूं, इसको नाम धुआंधार है, ये इसको ज्वाला परीक्षण बोलते हैं, फ्लेम टेस्ट। आग में जलाते हैं एक तरह से, तो वो उस आग को एक पर्टिकुलर जो फ्लेम होती है ना, फ्लेम नहीं जैसे दिए में आपने देखा होगा कि फ्लेम होती है उसकी, या कोई आग जैसे गैस जल रही है तो उसकी एक फ्लेम होती है, उसका एक कलर होता है पर्टिकुलर, देखे होंगे हल्का नीले रंग का, जैसे हम लोग गैस जलाते हैं तो कभी पीला कभी हल्के नीले रंग के, इस तरह की फ्लेम हमको दिखाई देती है। तो उस फ्लेम को एक पर्टिकुलर कलर देते हैं। ये उस फ्लेम में एक बुनसन फ्लेम होती है जो लैब के अंदर होता है, उस फ्लेम में मैं इन धातुओं को जलाता हूं तो वह उस फ्लेम को एक पर्टिकुलर कलर देने लग जाते हैं। इस चीज को कहते हैं ज्वाला परीक्षण यानी फ्लेम टेस्ट। ऐसा क्यों कर पाते हैं? आपको मालूम है कि कलर का सीधा संबंध इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से है और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मैं धातुओं की बात कर रहा हूं, धातु आयन की नहीं। हमको मालूम है कि यहां पर यह एक इलेक्ट्रॉन क्षार धातुएं और उनके सॉल्ट में बुनसन ज्वालों को विशेष रंग देते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ऐसी बातें पहले भी की जा चुकी हैं। रंग के लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। कौन कौन से कलर यहां पर आते हैं? तो लिथियम चमकीला लाल है, Na सुनहरा पीला, पीला बैंगनी, लाल बैंगनी, नीला बैंगनी, ये इस तरह के कलर दर्शाते हैं। यहां पर एक बात इसको भी ध्यान रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो। हमको मालूम है कि एनर्जी, देखिएगा वेवलेंथ और इसका क्या कलर है वो हमको बताया गया है। Li प्लस में इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, ठीक है ना। देखिएगा ये कहानी यहां लिखी हुई है। बुनसन ज्वाला, मैंने कहा था बुनसन जो प्राणी है ना उसके नाम पर एक ज्वाला भी रखी गई है। लैब के अंदर एक बर्नर टाइप होता है, उससे निकलती है ये, और ये ज्वाला जो है वो ऊर्जा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करती है, जो अपनी मूल अवस्था में आने पर अवशोषित ऊर्जा को दृश्य प्रकाश की तरह देता है। ये रंग एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे लिथियम का कलर अलग है, सोडियम का अलग है, सीजियम का अलग है, सभी के कलर जो है वह भिन्न भिन्न हैं। अब क्या होता है कि लैम्बडा जो है ना, आपको ये बात तो मालूम है कि ऊर्जा के, ये हमको अच्छे से मालूम है कि डेल्टा E इज एक्चुअली h न्यू होता है, और मैं बात करूं तो यह hc अपॉन लैम्बडा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लैम्बडा जो है वह एनर्जी के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जबकि न्यू जो है वह डेल्टा E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना, ये उत्सर्जित ऊर्जा की बात हो रही है,
यह जो एनर्जी इमिट हो रही है उसके बारे में बात हो रही है कि ऊर्जा किसमें इमिट कितनी हो रही है, कितनी कम हो रही है, ठीक है ना। सो बात यह है कि ये एक पर्टिकुलर कलर देते हैं, पर्टिकुलर कलर किस वजह से देते हैं उसका लॉजिक हमने आपको समझा दिया। और यह कलर भी अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी अलग अलग होती है। क्योंकि लिथियम में इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन है तो उसकी अवशोषित ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, तो उसकी उत्सर्जित ऊर्जा सबसे कम होती है, और उत्सर्जित ऊर्जा कम है, उत्सर्जित ऊर्जा कम है तो लैम्बडा जो है वो ज्यादा होगा और आवृत्ति सबसे कम होगी, क्योंकि ऊर्जा और न्यू एक दूसरे के समानुपाती हैं, जबकि वेवलेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो Li+ के केस में उत्सर्जित ऊर्जा कम होती है और वह इस क्रम में बढ़ती चली जाती है जो ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। Li+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना सर्वाधिक कठिन है। यह उत्सर्जित ऊर्जा का क्रम है बच्चों, न कि अवशोषित ऊर्जा का, जो कि विपरीत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उत्सर्जित ऊर्जा का क्रम है, अवशोषित का क्रम नहीं है। अवशोषित ऊर्जा ज्यादा होगी तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, ठीक है। अवशोषित ऊर्जा को दृश्य प्रकाश की तरह देता है। सो ये एक ज्वाला परीक्षण वाली बात आई है, यानी कि फ्लेम टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या होता है मैं फिर बता दूं। एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, ये एक अभिलाक्षणिक कलर दिया जाता है। यह जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वह कलर जो है वो पहचान होता है इनकी। ये इसका शुष्क परीक्षण भी है, यह एक शुष्क परीक्षण भी कहलाने लायक है। निश्चित तौर पर यह हम कह सकते हैं कि ये इनका ड्राई टेस्ट भी है। क्यों है ड्राई टेस्ट? ये ड्राई टेस्ट इसलिए बेटा, ड्राई टेस्ट इसलिए क्योंकि ये विशेष कलर देते हैं ना, तो इसको पहचानने के काम में हम ले सकते हैं, ठीक है ना। कैसे पहचानते हैं? उसको जलाया जाता है, और जलाया जाता है, जलाए जाने पर अलग अलग कलर वो देते हैं। उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी धातु के बारे में बात हो रही है, किस धातु के बारे में बात हो रही है, ये हम पहचान सकते हैं इस टेस्ट की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम टेस्ट, ठीक है ना। और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने बताया। जब आप इसे गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वापिस वो नीचे आएगा, वापिस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे यहां से हम बात करना चाहेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा, उसी को मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं। इसके शॉर्ट नोट आपको तैयार करने पड़ेंगे, मेहनत आपकी लगेगी इसके अंदर, ठीक है ना। आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आपकी इसमें लगेगी, ठीक है ना। वापस मैं बताता हूं हमने आज क्या डिस्कस किया। देखो बच्चों, बात जो हमारी शुरू हुई वह इस बात से हुई कि हमें इस ब्लॉक को दो पार्ट्स में बांट कर पढ़ना पड़ेगा। एक आपका क्षार धातु होगा और दूसरा आपका क्षारीय मृदा धातु होगा, यानी एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये टिपिकल मेटल्स हैं, नो डाउट, इनमें सारे गुण पाए जाते हैं मेटल्स के। फिर हमने इसमें ये जाना कि फ्रेंशियम जो होता है वो आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है ना। और इसका जो हाफ लाइफ भी आपको दे रखा है, हालांकि उससे हमें कोई विशिष्ट मतलब नहीं था, उससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। और फिर हमने यहां पर ये कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको याद करने के लिए कहे हैं। ये ग्लोबल सॉल्ट है, इंडियन सिटी, इंडियन सॉल्ट पीटर है, चिली सॉल्ट पीटर है। कभी कभी शायद ये आपके कुछ काम आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है यह कुछ हद तक काम आ जाए। फिर हमने बात की यहां पर कि इसको प्राप्त करना कठिन है। निश्चित तौर पर उन सामान्य विधियों का हम उपयोग यहां नहीं कर सकते जो कि नॉर्मली किया जाता है। उसके पीछे का लॉजिक यह है कि ना तो इनको आसानी से हम रिड्यूस कर सकते, और आसानी से रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि ये खुद बहुत ही बढ़िया अपचायक होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही बढ़िया अपचायक होने की वजह से, ये बहुत बढ़िया अपचायक होने की वजह से आसानी से इनको अपचयित नहीं कर सकते, न इनको हम जलीय विलयन से प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके लिए एक ही टेक्निक बचती है कि इनका गलित अवस्था में विलयन लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, विद्युत अपघटन कर दीजिए। भौतिक गुण की जहां तक बात है, हमने कहा सॉफ्ट भी है और चमकीली भी है। सॉफ्ट होने के पीछे हमने आपको कारण बता दिया, सॉफ्ट होने के पीछे हमने आपको कारण बताया था, क्या है वो, ठीक है ना। सॉफ्ट होने के पीछे हमने रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और साथ में चमक किस वजह से है, ओसिलेशन की वजह से है। फिर बहुत ही सामान्य सी यह बात सामने आई कि भैया कोश की संख्या में वृद्धि के कारण आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही साधारण सी बात थी, इसमें कोई विशेष बात नहीं। घनत्व वाली जरूर इसमें एक विशेष है, सोडियम पोटेशियम वाला जरूर ध्यान रखना। और वर्ग में नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, इसी को भी याद रखा जाएगा कि घनत्व जो है वह आपका बढ़ता था जब आप वर्ग में नीचे की ओर जाते थे, तो आकार जो है वह आपका बढ़ जाता था, ठीक है ना। इतना ज्यादा बढ़ गया है पोटेशियम से सोडियम की ओर, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि घनत्व कम हो गया। अदरवाइज सामान्य रूप से देखा जाए तो मास अपन वॉल्यूम का रेशो है, मास भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ता है इसीलिए डेंसिटी बढ़ती है। फिर हमने कहा कि परमाणु की जालक ऊर्जा कम होती है, नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक भी इसके क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। यह भी एक सामान्य बात थी। पहचान है पहली आयनन ऊर्जा का बहुत कम होना और दूसरी आयनन ऊर्जा का बहुत ज्यादा होना, यह इनका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, यह इनकी पहचान कहलाने लायक है। निश्चित तौर पर यह इनकी पहचान करने के काम में आ सकता है। वो वैल्यूज आप देख ही पा रहे हैं कि पहली और दूसरी में बहुत ज्यादा अंतर देखने में आ रहा है। छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा डिफरेंस यहां देखा जा रहा है, ठीक है। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव में इसका उपयोग हम कर पाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात थी यह भी। कलर नहीं होते, कलर हैं तो वो किसकी वजह से हैं, वह हैं आपके किसकी वजह से, साथ वाले ऋणायन की वजह से। जल योजन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात हमने ये बताई है कि जितना छोटा आकार होगा जल योजित आयन का आकार उतना ही बड़ा हो जाएगा। उल्टा प्रोग्राम है, जितना छोटा आकार होगा जल योजित आयन का आकार उतना ही बड़ा हो जाता है, और जल योजित आयन का आकार बड़ा होता है तो चालकत्व में कमी आती है। यह प्रश्न बारंबार दिखाई देता है अलग अलग परीक्षाओं में, लगभग सभी एग्जाम में यह नेशनल लेवल पर पूछा जा चुका है। धन विद्युतीय और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बिल्कुल सिंपल चीज थी, इसमें कोई विशेष एक्सप्लेनेशन वाली बात है नहीं। ये जरूर बेहतरीन बात है कि मानक ऑक्सीकरण विभव आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिथियम के लिए मैक्सिमम है, Li का मैक्सिमम SOP होता है, और मैक्सिमम SOP होने के कारण यह प्रबलतम अपचायक होता है। उसका बहुत डिटेल वर्णन हमने कर दिया है। प्रबलतम यह अपचायक है, इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यह प्रबलतम अपचायक है। सारा वर्णन मैंने किया कि क्यों नेगेटिव है, क्यों ज्यादा जो है लिथियम में सबसे सहयोगी। सिंगल लाइन मुझसे कोई पूछे कि लिथियम जलीय विलयन में प्रबलतम, ध्यान रखना एसओपी एसआरपी का कॉन्सेप्ट सिर्फ जलीय विलयन के लिए होता है, यानी सॉल्यूशन स्टेट में होता है। सो यदि मैं कहूं कि लिथियम प्रबलतम अपचायक क्यों है, सिंगल लाइन जवाब दो तो आप कहेंगे उच्च जलयोजन क्षमता के कारण, क्योंकि इसकी जलयोजन ज्यादा होने से वह प्रोसेस की डेल्टा एच जो मैंने अभी समझाई वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। ज्यादा नेगेटिव होना फायदेमंद रहता है अपचायक प्रवृत्ति के अंदर। फिर हमने बात की कि भाई ये निश्चित तौर पर ज्वाला ऊर्जा, ये जलन है, देखिए ये लाल है, रेड है, रेड का मतलब इसकी जो लैम्डा होगी वह मैक्सिमम होगी, जो उत्सर्जित लैम्डा है वह अपेक्षाकृत ज्यादा है, ठीक है ना। सो यहां तक हमने आज डिस्कस किया बच्चों, इसकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने निपटा दिया है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस इसमें पॉइंट के फॉर्म में आएंगे, स्टेटमेंट के तौर में आएंगे। आपका काम निश्चित तौर पर इसमें अधिक है, थोड़ा याद करने वाली चीजें। इनऑर्गेनिक में भी घनघोर इनऑर्गेनिक है ये तो, ब्लॉक तो है कि नहीं, थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन हम चीजें साथ में एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। आप साथ ही साथ इसको कर लोगे तो कंफर्टेबल फील करोगे, बाद में करने जाओगे तो मेहनत ज्यादा महसूस होगी, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।